जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। आज एक और नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, घटना चक्र आई दृष्टि राष्ट्रीय परिदृश्य पार्ट 5, यानी कि इससे पहले 4 वीडियो जो और आ चुकी हैं घटना चक्र आई दृष्टि मैगजीन की। आपको पता होगा, आई दृष्टि मैगजीन करंट अफेयर्स के लिए बेहतर सोर्स है। बीपीएससी, पीसीएस या आरओ परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स का बेहतर सोर्स है और आप इसके माध्यम से काफ़ी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो आप जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक करने से ये होता है, काफ़ी लोग, मैंने इसका एनालिटिक्स चेक किया तो उसमें देखा मैंने, काफ़ी लोग इसको देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक्स कम होते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो से कुछ लाभ हो रहा है तो इसको कृपया लाइक भी कर दीजिए कीजिए, जिससे क्या है कि यूट्यूब इस वीडियो को रिकमेंड करता है दूसरे लोगों तक, जिससे कि काफ़ी लोगों तक जुड़ने में मदद मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। तो पहली खबर है मोदी सरकार 3.0। तो 4 जून 2024 को मतगणना हुई, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि बहुमत नहीं मिल पाया, लेकिन गठबंधन की सरकार बनी। इसमें दूसरे नंबर पे राष्ट्रीय कांग्रेस को 99 सीटें मिली तथा तीसरे नंबर पर 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनी। चलिए, इस जो 18वीं लोकसभा जो हुई थी, लोकसभा चुनाव हुए, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। ये अब तक के इतिहास का, पोलिंग इतिहास का दूसरा सबसे लंबा मतदान अभ्यास था और जो कि 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक इसमें 7 चरणों में मतदान संपन्न कराया गया। प्रथम आम चुनाव जो 1951 और 52 में हुआ था, वो चुनावी इतिहास का सबसे लंबी अवधि का चुनाव था, जो लगभग 4 महीने तक चला। और ये 2024 वाला जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें क्या हुआ कि पहली बार जो है अखिल भारतीय स्तर पे 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% की मानक दिव्यांगता वाले लोगों को घर से मतदान करने की सुविधा दी गई कि आप लोग घर से मतदान कीजिए। और दिव्यांगों के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक पैरा तीरंदाज हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी, इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय आइकन का नियुक्त किया, जिससे कि प्रेरणा मिले दिव्यांगजनों को कि वो चुनाव करें। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ग्रेट निकोबार द्वीप को की सोम्पेन जनजाति, इसने पहली बार आम चुनाव में मतदान किया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किस जनजाति ने 18वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान किया या मतदान में हिस्सा लिया। तो सोम्पेन जनजाति, जो ग्रेट निकोबार द्वीप की जनजाति है। तो इस पे मैंने क्यू बना दिया है। क्यू का मतलब आप समझ जाएंगे कि जहाँ भी क्यू बना हुआ है वो अति महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। 2024 में हुए चुनाव में सबसे ज़्यादा मत परसेंटेज जो है, यानी मतदान कहाँ पे सर्वाधिक दर्ज हुआ, तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया। थोड़ा गला ख़राब है तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बिहार में न्यूनतम मतदान दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में भी लगभग बिहार के बराबर ही 56.92% मतदान दर्ज किया गया। और जनरली 543 सीटों पे चुनाव होता है, लेकिन 2024 में 542 संसदीय सीटों पर ही चुनाव हुआ, क्योंकि गुजरात के सूरत लोकसभा में विपक्षी दलों के जो नॉमिनेशन फॉर्म थे वो रिजेक्ट हो गए थे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश कुमार, चंद्रकांत दलाल
जो थे उनको निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। और सबसे ज़्यादा जो मतों से जीतने वाले उम्मीदवार कौन हैं, इसमें देख लीजिएगा 3 दिए हुए हैं। पहले स्थान पे रफीकुल हुसैन जो समाजवादी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी थे धुबरी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से। इन्होंने लगभग 10 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पे 8 लाख वोटों से अधिक 82,000 वोटों से अधिक 82,000 नहीं भाई, 8, इसको मैं गलत बोल दिया हूँ, इसको सुधार कर लीजिए, 8,21,000 वोटों से। और ये CR पाटिल नवसारी लोकसभा से, तो ये 7,73,000 वोटों से जीते हैं। और सबसे ज़्यादा नोटा को वोट कहाँ मिला, तो इंदौर लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नोटा को वोट दिया गया। यहाँ भी यही सीन था कि यहाँ कांग्रेस का के उम्मीदवार जो थे उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया था। इससे क्या हुआ, फिर पार्टी ने प्रचार किया कि बीजेपी को वोट मत दीजिएगा, नोटा को वोट दीजिए, नोटा के पक्ष में वहाँ प्रचार किया। इसलिए इंदौर लोकसभा में इस बार सबसे ज़्यादा नोटा में वोट पड़े। अगला फैक्ट है कि सबसे युवा सांसद 18वीं लोकसभा में कौन निर्वाचित हुआ, तो पुष्पेंद्र सरोज जी हैं जो कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। और सबसे युवा महिला सांसद जो हैं ये भी समाजवादी पार्टी की ही हैं, मछली शहर से सांसद चुनी गई हैं प्रिया सरोज जो है, इनके पिताजी भी सांसद रहे हैं। तो और इस 18वीं लोकसभा में कुल कितनी महिलाओं का चुनाव हुआ है, तो 74 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, जो कुल सदस्य संख्या का 13.63% है। इससे पिछली लोकसभा में यानी 2019 वाले चुनाव में 78 महिलाएं थीं जो संसद सदस्य थीं। अच्छा, यहाँ प्रश्न एक बनता है, आप ये बताइए, चलिए ये तो मैं ही बता देता हूँ कि पहली लोकसभा चुनाव में यानी पहली लोकसभा में महिलाओं का परसेंटेज कुल सदस्य संख्या का 4.4% था। अब आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, इसको कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएगा। और ये कंपलसरी है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं। ये प्रश्न जो है वो आप लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, मैं चेक करूँगा, आप देख दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यहाँ से मतलब कई सारे प्रश्न बने हैं। कभी विकल्प में महिलाओं का नाम दे दिया, जो भी महिलाएं थीं उनका, और फिर पूछा जाता है इनमें से कौन संविधान सभा में शामिल नहीं था। कभी कभी नंबर पूछ लिया जाता है कुल कितनी महिलाएं संविधान सभा में शामिल थी। तो आप इस फैक्ट को तैयार कीजिएगा और उसमें जवाब भी दीजिएगा। अगला आगे देखते हैं कि लगातार तीसरे कार्यकाल की शपथ ली प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और ये ऐसे दूसरे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए ये पद ग्रहण किया है आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी पहले व्यक्ति कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद दूसरे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं। और इनके साथ 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री या 36 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री जिन्होंने इसमें मतलब इनके साथ शपथ ली। इनके शपथ कार्यक्रम के दौरान पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। इनमें कौन कौन नेता शामिल थे, तो श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे रानिल विक्रमसिंघे। अभी वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं, तो वहाँ ये बदल गए हैं। तो अभी अनुराकुमारा दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बन गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति को बुलाया गया था डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू। बांग्लादेश की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, तो इनको बुलाया गया। अभी हाल ही में तो तख्ता पलट वहाँ हुआ है, तो वहाँ पे अभी तो एक्टिंग
प्रेसिडेंट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि कार्यकारी इनको बनाया, अंतरिम सरकार का बनाया गया है, तो वो हैं मोहम्मद यूनुस और प्रवीण कुमार जगन्नाथ जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, इनको आमंत्रित किया गया था। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के तत्कालीन पीएम थे, ये भी बदल गए हैं। तो यहाँ पे केपी शर्मा ओली जो हैं उनका निर्वाचन हुआ है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे इनको बुलाया गया था और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति जो हैं अहमद आफिफ इनको आमंत्रित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव। 4 राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, यानी जो लोकसभा चुनाव हुए 18वीं लोकसभा के लिए, उसके साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी थे। तो इसमें आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव जिसमें कुल सीटें 175 थीं। आंध्र प्रदेश विधानसभा की कुल सीटें 175 हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी हैं और राज्यसभा सीट कितनी हैं, ये भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। ये भी प्रश्न बन के आ जाता है, कभी कभी मैचिंग के लिए आ जाएगा। 4 राज्यों के नाम दिए होंगे तो उनके सामने लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा तीनों की सीटों का विवरण जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इनको याद कर लीजिएगा। हालांकि हर वर्ष तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट उन राज्यों का हो जाता है जिन राज्यों में चुनाव हुआ हो। जैसे इस वर्ष चुनाव हुआ है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, उड़ीसा, सिक्किम, आगे भी कुछ राज्यों का आएगा न्यूज़ में, तो उसको भी इसमें शामिल कर लेंगे, उस समय वहाँ पे उनकी चर्चा हो जाएगी। तो इनकी लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का भी ध्यान रखेंगे और विधानसभा की सीटों का भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें यहाँ के सीएम नियुक्त हुए हैं एन चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के नए सीएम बने हैं एन चंद्रबाबू नायडू, और तेलुगु अभिनेता जनसेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पे भी कोalition की सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है, जिसमें 3 दल शामिल हैं, बीजेपी, टीडीपी, जीएनपी, टीडीपी, बीजेपी और जेएनपी, जनसेना पार्टी। तो इनके नेतृत्व में मतलब ये तीनों दलों की सरकार बनी है गठबंधन की। तो यहाँ पे चौथी बार जो है चंद्रबाबू नायडू जो है यहाँ के सीएम बने। आगे देख लेते हैं, अगला स्टेट है उड़ीसा का। यहाँ भी बड़ा परिवर्तन हुआ है, काफ़ी सालों से एक ही पार्टी की सरकार थी वहाँ, और उसको बदल दिया इस बार वहाँ की जनता ने। तो ये 16वीं विधानसभा थी वहाँ की, और यहाँ पे कुल सीटों की संख्या जो है 147 सीटें विधानसभा की हैं उड़ीसा में, और यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या जो है उड़ीसा में 21 है। 21 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है। 10 राज्यसभा सीटें, 21 लोकसभा सीटें हैं, और विधानसभा सीटों की संख्या 47 है। उड़ीसा में बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ है और 78 सीटें पाई हैं 147 में से, और यहाँ पे लंबे समय से 24 वर्ष लंबा शासन था नवीन पटनायक जी का, जिसको अब बदल दिया गया है वहाँ की जनता द्वारा, और नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन चरण मांझी को नियुक्त किया गया है, तथा कनकवर्धन सिंह देव और प्रावती परिदा। तो ये आरओ वाले लोग याद कर ले, हो सकता है आरओ में कुछ थोड़े इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हो सकता है पूछ लिया जाए। वैसे पीसीएस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उप मुख्यमंत्री। और इसमें देखते हैं बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उड़ीसा में पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल करके सरकार का गठन किया है। ये अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव अगली खबर है। अरुणाचल में प्रदेश में क्या स्थिति रही ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे
विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। और यहाँ पे लोकसभा सीट जो है, लोकसभा और राज्यसभा सीटों का देख लेते हैं। राज्यसभा सीट, तो लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 2 है और राज्यसभा सीट 1 है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को बनाया गया है, लगातार तीसरा कार्यकाल है इनका। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी कभी राज्यपाल भी मैचिंग में पूछ लेता है, तो राज्यपाल भी याद कर लेंगे। राज्यपाल केटी पटनायक हैं इसके, अरुणाचल के राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल अरुणाचल के जो हैं केटी पटनायक, ठीक है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन हैं? उड़ीसा के राज्यपाल यहाँ पे नोट कर देते हैं। उड़ीसा के राज्यपाल जो हैं उनका नाम है रघुवर दास। उड़ीसा के राज्यपाल हैं ये। और इससे पहले देखा था आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम है एस अब्दुल नज़ीर। एस अब्दुल नज़ीर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पेमा खांडू को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और उप मुख्यमंत्री के रूप में चोबना मीन इन्होंने शपथ ली है। आगे देखते हैं सिक्किम विधानसभा निर्वाचन में क्या स्थिति है। यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या 32 है। अच्छा, आपने देखा होगा कहीं 60 है, कहीं 147, कहीं 32, जबकि आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि किसी भी विधानसभा की सीटें न्यूनतम 60 हो सकती हैं और मैक्सिमम 500 हो सकती हैं, ठीक है। यूपी की विधानसभा सीटें कितनी हैं, कोई कमेंट करके बताएगा। यूपी की विधानसभा सीटें, यूपी में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, यूपी में लोकसभा सीटें कितनी हैं, यूपी में विधानसभा सीटें कितनी हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है, ये तो पता रहनी चाहिए। तो 60 से 500 के बीच में सीटें हो सकती हैं, ये बात आर्टिकल 170 में कही गई है। आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 170 में ये बात बोली गई है कि न्यूनतम विधानसभा सीट 60 हो सकती हैं और अधिकतम 500। फिर ये यहाँ पे 32 जो है, सिक्किम की तो 32 ही है, तो इसमें अपवाद स्वरूप 3-4 राज्यों को छूट दी गई है। सॉरी, इनको देख लेते हैं। जैसे सिक्किम में 32 हैं, वो देख लिया। गोवा में 40 सीटें हैं। मिजोरम में भी 40 है, यही मिजोरम में भी हैं 40 सीटें। और इसके अलावा पुदुचेरी में जो है, पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ भी विधानसभा है, तो इसमें 33 सीट्स हैं। तो ये 4 अपवाद हो गए, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, पुदुचेरी, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पे सीएम किसको बनाया गया है, तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार बनी है, तो इसमें प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, इन्होंने शपथ ली है। और इनका ये लगातार दूसरा कार्यकाल था। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, तो सिक्किम के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर यहाँ के राज्यपाल हैं, माथुर। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी, एक अंतर्देशीय विश्लेषण। एक रिपोर्ट आई है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है उसके द्वारा एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है।
और इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी के बारे में कुछ तथ्य प्रकाशित किए गए हैं। और इन्होंने देखा है कि 65 वर्षों की अवधि में किसी देश की जनसंख्या में उनकी बदलती हिस्सेदारी के पदों को मापा गया है, और वहाँ बहुसंख्यक जो धार्मिक जनसंख्या है उसकी हिस्सेदारी मापी गई है, और अन्य समुदायों की भी मापी गई है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आए हैं, उनको देख लेते हैं। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को थोड़ा ऊपर से इसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें यह है कि 1950 से 2015 के मध्य भारत में कुल जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी में 7.82% की कमी दर्ज की गई है, जबकि मुसलमान, ईसाई और सिख की हिस्सेदारी बढ़ी है। यानी कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, जनसंख्या में हिस्सेदारी में कमी आई है। जो 1950 में हिंदुओं की जनसंख्या में हिस्सेदारी 84.68 थी, और ये घट के 78.06% रह गई है 2015 में। इसके अतिरिक्त मुसलमानों की जो आबादी है उनका प्रतिशत 1950 में 9.84% था, और जो 2015 में बढ़ के 14.09% हो गया है, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। ईसाइयों की आबादी का हिस्सा 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गया है। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जैन समुदाय की जो हिस्सेदारी है, जैन समुदाय की हिस्सेदारी में कमी देखी गई है। जो 1950 में 0.45% थी, उससे घट के 0.36% हो गई है। यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं, 5 गैर मुस्लिम देशों में से म्यांमार, भारत और नेपाल में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है, जबकि श्रीलंका, भूटान में इनकी हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है। तो ये उतनी महत्वपूर्ण खबर नहीं है, यहाँ से प्रश्न की बनने की संभावना उतनी अधिक नहीं है। अब बाकी पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। तो अगला देखते हैं, अगली खबर, नागरिकता संशोधन नियम 2024। जो कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि बहुत दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जब आया था उस समय। तो इसको लागू किया जाना था 10 जनवरी 2020 से, लेकिन क्या हुआ कि नियमों के अभाव में इसको अधिसूचित नहीं किया गया। तो वो नियम अभी आए हैं। ये नियम क्या कहते हैं उनको देख लेते हैं। तो केंद्र गृह मंत्रालय ने रूल्स बनाए हैं, नागरिकता संशोधन नियम 2024 इनको जारी किया है, और ये नियम बताते हैं कि भारतीय नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को अपने मूल देश, धर्म, भाषा, भारत में प्रवेश करने की तारीख और संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान साबित करना होगा। तो ये 2019 में एक अधिनियम आया था, उसमें कहा गया था कि ऐसे जो धार्मिक उत्पीड़न या ऐसे उत्पीड़न के डर के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से पलायन करके जो लोग भारत आए हैं अल्पसंख्यक समुदाय में, इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई शामिल थे। जो लोग तो उनको ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था 2019 के अधिनियम द्वारा, और इनको बोला गया था कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले तक भारत में आ चुके हैं और भारत की नागरिकता चाहते हैं, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। तो उसके लिए पहला नियम यही बना है कि भारत में प्रवेश की तारीख उनको और उनके मूल देश और धर्म और संविधान में दर्ज जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं, तो उनमें से एक भारतीय भाषा का ज्ञान साबित करना होगा। और जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है 2019 वाला, तो उसका
उद्देश्य क्या है? टारगेटेड समूह को नागरिकता देना, भले ही उनके पास नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार वैध यात्रा दस्तावेज ना हो। चलिए अगली खबर देखते हैं। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। तो दिबांग नदी पर एक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जो जल विद्युत के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण योजना है, यानी जल विद्युत उत्पादन तो होगा ही, इसके साथ साथ बाढ़ नियंत्रण का भी व्यवस्था किया गया है। तो इसका अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है और ये 2032 तक ये तैयार होने का अनुमान लगाया गया है, टारगेट रखा गया है 2032 तक ये काम करने लगेगी ये परियोजना। तो इसका विकास जो है NHPC लिमिटेड द्वारा किया जाएगा और इसमें 31,875 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी कैपेसिटी 2,880 मेगावाट की कैपेसिटी रहेगी और अरुणाचल प्रदेश में ये परियोजना लगाई जा रही है। इस परियोजना के तहत ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, 278 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण प्रस्ताव है जो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा और इस बांध का निर्माण RCC यानी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तकनीकी से किया जाएगा और यह विश्व का सबसे ऊंचा RCC डैम होगा। ये फैक्ट है, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं कि भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन ये भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है और इस विद्युत स्टेशन को कमीशन किया गया था 10 नवंबर 1897 को। तो ये एक एडिशनल जानकारी है। और इसके अलावा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा संचालित जल विद्युत संयंत्र चीन में स्थित है जिसको थ्री गॉर्जेस संयंत्र कहा गया। इसकी कैपेसिटी 22.5 गीगावाट की है। अगला देखते हैं, सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित। सेला सुरंग, सेला दर्रा आपने सुना होगा, सेला पास, जो कहाँ स्थित है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वैसे तो इसी में दिया हुआ है, आप लोग समझ जाएंगे। तो सेला सुरंग जो है राष्ट्र को समर्पित कर दी गई है। इसकी जो है आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही 9 फरवरी 2019 को रखी थी और 5 साल के अंदर इसका निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया और इसका उद्घाटन यानी राष्ट्र को समर्पित नरेंद्र मोदी जी ने ही 9 मार्च 2024 को किया और इसका निर्माण जो है BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन ने प्रोजेक्ट वर्तक के तहत इसको निर्माण किया था। सेला सुरंग जो है 13,000 फीट की ऊंचाई पे, समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इससे क्या है, असम के तेजपुर से तवांग के बीच की जो जोड़ने वाली सड़क थी उस पे इसका निर्माण किया गया है और इसके निर्माण होने से सारे मौसम में अब यहाँ का आवागमन खुला रहेगा और यहाँ के जो 2 शहर हैं, असम का तेजपुर और अरुणाचल का तवांग, इनके बीच की दूरी में कमी आएगी। इस सुरंग का निर्माण जो है न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड इसके द्वारा किया गया है और समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी 2 लेन सड़क सुरंग है। ये विश्व की सबसे लंबी डबल लेन वाला मतलब सड़क सुरंग है।
इससे क्या रहेगा कि हर मौसम में कनेक्टिविटी मिलेगी तवांग और उसके आगे के क्षेत्रों के लिए, और 1 घंटे से अधिक की मतलब कमी आएगी यात्रा में लगने वाले समय में तवांग और तेजपुर के बीच में। सैला सुरंग को जो है यूके की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई है। 7 मई 2024 को ही प्रदान कर दी गई थी। एक है ब्रांगसा पुल को मान्यता, ये भी देख लेते हैं। ब्रांगसा पुल को मान्यता, ये लद्दाख स्थित इसी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा लद्दाख स्थित ब्रांगसा पुल को विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, और ये श्योक नदी पे निर्मित है। इसको भी BRO द्वारा बनाया गया है 14,900 फीट की ऊंचाई पे। अगली खबर देख लेते हैं। शौर्य की प्रतिमूर्ति। 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने जोरहाट असम में लाचित बरफुकन की एक ब्रॉन्ज प्रतिमा है, उसका अनावरण किया है। इसकी ऊंचाई 84 फीट है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। लाचित बरफुकन हैं कौन? तो ये अहोम साम्राज्य की एक शाही सेना के कमांडर थे, यानी जनरल थे, और उन्होंने क्या किया था, मुग़लों के साथ एक युद्ध लड़ा गया था 1671 ईस्वी में। औरंगजेब की सेना जो थी उसके और बीच में और इन अहोम साम्राज्य के बीच में एक सराय घाट का युद्ध हुआ था 1671 में। तो इस दौरान इनके नेतृत्व में, लाचित बरफुकन के नेतृत्व में उनको हराया था मुग़लों को, तो इसलिए इनको काफ़ी सम्मान दिया जाता है, वीरता का प्रतीक माना जाता है। और इनका जो है वर्ष 2022 को इनकी 400वीं वर्ष जयंती, मतलब जयंती वर्ष मनाया गया था, और तभी से 24 नवंबर को लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी क्या है, इनकी एक मूर्ति बनाई गई है, ब्रॉन्ज स्टैचू बनाई गई है। किसने बनाई है? तो इसके शिल्पकार हैं रामबी सुतार। और ये मूर्तियों से भी प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो भी इन्हीं के द्वारा, मतलब उसको भी आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार यही थे। तो इनकी जो प्रतिमा है, शौर्य की प्रतिमूर्ति इसको कहा गया। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को कहा गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो ऐसे कई सारी प्रतिमाएं देश में स्थापित हुई हैं जिनको अलग अलग, जैसे स्टैचू ऑफ वननेस आगे दिया होगा। जैसे एकात्मकता की मूर्ति, ये किसकी प्रतिमा है? तो ये आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा है, जिसकी स्थापना, मतलब जिसका मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मंदाता पर्वत पर इसका स्थापित किया गया है। और आदि गुरु शंकराचार्य का दर्शन कौन सा था? तो ये अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं। अद्वैत दर्शन से समझ सकते हैं कि इसीलिए इनका स्टैचू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। वननेस मतलब अद्वैत, तो अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक जो है वो हैं आदि गुरु शंकराचार्य। यानी कि इसको आप याद कर सकते हैं, एकात्मकता की मूर्ति। तो प्रश्न बन के आएगा तो कैसे आएगा? तो इसको पहले तो इसकी लंबाई, ऊंचाई पूछ सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 108 फीट है। ऐसे ही खबर में तो ये है शौर्य की प्रतिमूर्ति, तो इसकी ऊंचाई जो है 84 फीट है, जिसमें से 41 फीट का जो है ये आसन है, उसके ऊपर 84 फीट की प्रतिमा है। तो टोटल ऊंचाई जो हो जाती है वो 125 फीट हो जाती है। तो 125 फीट, ये चीज़ याद रखना आप, क्योंकि ये उस मूर्ति की ऊंचाई है और ये उसके आसन की ऊंचाई है, तो दोनों को मिला के जोड़ा जाता है। तो 125 फीट ऊंची प्रतिमा जो है इनकी लाचित बरफुकन की है, जो अहोम साम्राज्य से संबंधित थे। और सराय घाट का युद्ध, इसका डेट याद कर लेना, इसका ईयर
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ब्रॉन्ज प्रतिमा जो है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से इनका अनावरण किया गया है। और ये विश्व में डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया है और इसकी ऊंचाई जो है 125 फीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय विशेषाधिकार पर ऐतिहासिक निर्णय, नोट फॉर वोट मामला। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की, जिसकी अध्यक्षता DY चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कर रहे थे, तो 7 जजों की संविधान पीठ ने एक पुराने निर्णय जो 1998 के PV नरसिम्हा राव बनाम राज्य मामले में 5 न्यायाधीशों द्वारा जो फैसला दिया गया तो उसको खारिज कर दिया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद संसद तथा विधानमंडल सदस्यों को भाषण या वोट के लिए जो रिश्वत लेने के मामले में संसदीय विशेषाधिकार के तहत प्रतिरक्षा नहीं प्राप्त होगी। अब आप संसदीय विशेषाधिकार समझ लीजिए, तो ये ऐसे अधिकार होते हैं जो संसदों के सदस्यों को सामूहिक रूप से संसद के सदन को और संसदीय समितियों को और उनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। इनका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में राज्य विधानमंडलों के सदस्यों और सदन के जो समितियां हैं उनको मिला है। 105 में संसद के दोनों सदनों के लिए प्रावधान है और 194 में राज्य विधानमंडलों के लिए है। तो इनको क्यों दिया गया है, तो भाई आर्टिकल 105 में लिखा हुआ है कि संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार जो है इनके विशेषाधिकार हैं। इसके अतिरिक्त क्या है कि ये बैठक होने वाली है, चाहे समिति की हो या फिर किसी सदन की बैठक हो रही हो, तो उसके 40 दिन पहले तथा बैठक के दौरान और बैठक हो गई है उसके 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में इनकी गिरफ्तारी से इनको उन्मुक्ति दी गई है। तो ये कुछ विशेषाधिकार है और इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा आपके पॉलिटी की नोट्स से या बुक से अच्छे से, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि अभी यही विशेषाधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई संसदीय विशेषाधिकार को हम लिमिट करते हैं किन मामलों में, जिसमें वोट लेकर भाषण या रिश्वत लेकर वोट देने के लिए, मतलब रिश्वत लेके आप भाषण दे रहे हो किसी मुद्दे पे या किसी पक्ष में, या आप वोट कर रहे हो, तो उस मामले में आप संसदीय विशेषाधिकार को क्लेम नहीं कर सकते हो। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत जो रिश्वत लेने के मामले हैं उनमें संसद और विधानमंडल सदस्यों के खिलाफ जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं तो वो जांच और मुकदमा शुरू करने भी कर सकती हैं। तो इसमें आगे देखते हैं। तो इस निर्णय में जो खंडपीठ में 7 सदस्य थे उसमें कौन कौन शामिल हैं तो इनके देख लीजिएगा, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना, M सुंदरेश, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। तो इन्होंने एग्जैक्ट क्या बोला है, संसद सदस्य सांसद और विधानमंडल सदस्य विधायक सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने पर विशेषाधिकार के तहत अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकते। ये बात उन्होंने कही है अपना निर्णय देते हुए। तो आगे देखते हैं, एक खबर और देखेंगे, उसके बाद में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं। छोटा धीरे धीरे करके हम लोग पूरी मैगजीन को कवर कर लेंगे और आप लोग लगातार जुड़े रहिए। और साथ ही कोई समस्या आती है, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं
और जिसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और अगर पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। देखिएगा काफ़ी सारे लोग व्यूज़ काफ़ी आ जाते हैं लेकिन लाइक्स कम रहते हैं, तो लाइक्स भी रहेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो और मेहनत करेंगे और बेटर क्वालिटी आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। अगली खबर देखते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्या हुआ, हाल ही में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो आखिर इतना सोलर एनर्जी पे फोकस क्यों कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? तो हुआ क्या था कि 2021 में ग्लासगो में एक UNFCCC का यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन यानी COP26 में मोदी जी सॉरी मोदी जी ने एक घोषणा की थी। उसके अनुसार वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल वेस्ट जो विद्युत उत्पादन की क्षमता प्राप्त करने का उनका संकल्प था। तो उसी के क्रम में, उसी को हासिल करने के क्रम में ये योजना लॉन्च की गई है। हाल ही में क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी जो है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा एक नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिक्स 2023 एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें क्या है कि भारत को नवीकरणीय ऊर्जा स्थापन क्षमता के संदर्भ में विश्व में चौथा स्थान मिला है और पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व में चौथा है। सोलर एनर्जी के मामले में विश्व में 5वां स्थान भारत रखता है। तो ये योजना जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यहाँ दो तरह की योजनाएं होती हैं, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में जो भी बजट रहता है वो केंद्र सरकार उसको देती है, और केंद्र प्रायोजित योजना जो रहती है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों उसमें अपना बजट देते हैं, जिससे कि उस योजना को संचालित किया जा सके, यानी दोनों की हिस्सेदारी रहती है। तो इस योजना के तहत लक्ष्य क्या है कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर एनर्जी इंस्टॉल, मतलब सोलर एनर्जी सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल करना है। इससे लाभ क्या होगा? तो इससे 1 करोड़ परिवार को प्रत्येक माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जिससे कि आप अगर जितना बिजली यूज करते हैं उसके बाद अवशेष जो बिजली रहती है वो आप वहाँ की जो लोकल डिस्कॉम्स हैं यानी कि जो कंपनियां हैं बिजली बेचने वाली, तो उनको आप बेच सकते हैं बिजली, जिससे कि उनका पैसा मिलेगा। जैसे कि इसमें रूफटॉप सोलर प्रणाली से प्राप्त निःशुल्क बिजली और अधिशेष सरप्लस जो बिजली वितरण कंपनियों को बेचने से परिवारों को प्रतिवर्ष 15,000 से 18,000 रुपये तक की बचत होगी। ठीक है। और इसके लिए 75,000 लगभग 75,000 करोड़ से अधिक जो है व्यय निर्धारित किया गया है। इसके तहत देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव भी विकसित किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना हेतु रोल मॉडल के रूप में वो गांव कार्य करेगा। और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं और पंचायतें हैं, इनको भी इंसेंटिव दिया जाएगा, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। और इससे ये जो योजना है इसके आउटकम्स क्या होंगे? तो एक तो वही लोगों को खर्चे में कटौती होगी और उनकी इनकम भी जनरेट होगी, जिस वो आप अधिशेष बिजली को बेच सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्या रहेगा कि 300 गीगावाट सौर क्षमता की वृद्धि होगी। ठीक है, देश की सोलर कैपेसिटी में 30 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी में वृद्धि होगी। साथ ही ये जो 25 साल का इनका सोलर पैनल्स का जो जीवन काल रहेगा, उस दौरान लगभग 720 मिलियन टन CO2 के बराबर उत्सर्जन में कटौती देखने को मिलेगी। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण योजना है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं।
अगली आगे की खबरें अगली वीडियो में मिलेंगी। अभी बीच में 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया था, थोड़ा गला ख़राब था, अभी भी हालांकि सही नहीं हुआ है, लेकिन फिर मैंने कहा ज़्यादा गैप हो जाएगा तो इसलिए बना देते हैं। चलिए, आपको अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।